जम्मू कश्मीर खूबसूरत वादियों, घाटियों का एक प्रदेश। कश्मीर मीलों तक फैली झीलों की, शिकारों की, हरे भरे मैदानों की धरती। लेकिन आत्मा तक उतरने वाले खूबसूरत कश्मीर जाना जाता है तो अशांति के लिए। कश्मीर की छवि का पोस्टर बन चुका है आतंकवाद, पत्थरबाजी, अलगाववाद। जबकि इससे अलग भी एक कश्मीर है, अमन पसंद लोगों का, विकास की आस लगाए बैठी जनता का। इसीलिए प्रधानमंत्री ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उभरते विकसित होते कश्मीर की तस्वीर भी दिखाई जाए। श्रीनगर के अंदर बेली में एक 2.5 डिस्ट्रिक्ट है जहां ये समस्या है। इस 2.5 डिस्ट्रिक्ट की घटनाओं को हम पूरे जम्मू कश्मीर की घटनाओं के रूप में देखते हैं। एक बार ये नैरेटिव बदलना चाहिए और उसमें मीडिया के लोगों ने भी मदद करनी चाहिए। न्यूज 18 इंडिया की ये कश्मीर यात्रा कश्मीर की विकास यात्रा की तस्वीर है, जो दिखाएगी कि अशांत कश्मीर में भी कैसे प्रगति की बुनियाद रखी जा रही है और कैसे विकास के सीमेंट से उन्नति में लोगों का भरोसा मजबूत हो रहा है और कश्मीर की समस्याओं को लेकर सरकार से कितनी नाराजगी भी है। जम्मू कश्मीर प्रदेश का नाम सामने आते ही हमारे जहन में एक अलग तरीके की तस्वीर सामने आती है, जहां पर खून खराबा हो रहा है, गोलीबारी हो रही है। लेकिन आज न्यूज 18 इंडिया आपके सामने जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा है जहां पर कुछ अलग तरीके की समस्या है और उनका समाधान भी किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब कश्मीर को 2.5 जिले की समस्या कहते हैं तो उसका मतलब होता है जम्मू कश्मीर के 3 क्षेत्र। ये हैं जम्मू, कश्मीर और लेह लद्दाख। सूबे का कश्मीर रीजन तो सुर्खियों में रहता ही है, वहाँ सबसे ज्यादा सरकारी फंड खर्च होता है। लेकिन बाकी के 2 हिस्सों की जनता को लगता है कि सरकार को उसका ख्याल नहीं। आज जम्मू कश्मीर के इन तीनों क्षेत्रों की जनता से बात होगी। किस क्षेत्र की दिक्कत क्या है, विकास का पहिया किस क्षेत्र में कितना तेज घूम रहा है, ये भी पड़ताल होगी। जम्मू कश्मीर का जम्मू क्षेत्र, जहां पाकिस्तान के साथ सरहद लगती है। इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी और लाइन ऑफ कंट्रोल भी है। इस इलाके की सबसे बड़ी परेशानी है पाकिस्तान की ओर से होने वाली गोलाबारी। जम्मू का सांबा जिला, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत पाकिस्तान सीमा ठीक इस गांव से सटी हुई है और अक्सर यहाँ से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग या फिर शेलिंग होती है। पहले होता था कि गांव वाले यहाँ पर जान बचा के भागते थे और अगर यहाँ पर रहते थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होता था, खतरा होता था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसे बंकर बनाए जा रहे हैं जिस वजह से ये खतरा क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और शेलिंग का बहुत ज़्यादा कम होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC के नजदीक बसे गांवों में सरकार की योजना हर घर में एक बंकर बनाने की है, ताकि फायरिंग के दौरान लोग सुरक्षित भी रहें और अपने घर भी न खाली करने पड़े। सीमावर्ती इलाकों में करीब 14,000 बंकर बनाने की योजना है। करीब 2,000 बंकर बन भी चुके हैं। सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी होने पर इलाके के लोगों को गांव के आसपास बने सामूहिक बंकरों में रहना पड़ता था। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांवों में भी हर घर बंकर योजना में तेजी लाई गई है। जम्मू कश्मीर प्रदेश में खासतौर पर जम्मू का काफी ज्यादा हिस्सा भारत पाकिस्तान की सीमा से सटता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा होता है क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का। और उसी खतरे से निपटने के लिए यहाँ पर बनाए जा रहे हैं इस तरीके के बंकर। ये बंकर न केवल इलाके के लोगों के लिए एक कवच का काम करेंगे, बल्कि इस वजह से यहाँ के लोगों को कहीं और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग या फिर शेलिंग के वक्त दूर नहीं जाना पड़ेगा। सीमावर्ती इलाकों और LOC के नजदीक बसे गांवों में बंकर लोगों की लाइफलाइन बन गए हैं। अब फायरिंग शुरू होते ही ये गांव वाले अपने अपने घरों में बन चुके बंकरों में चले जाते हैं। ये है मेहर सिंह का परिवार। पहले ये सोचते थे कि घर की छत के कुछ फीट ऊपर एक और छत बनवा ले, लेकिन अब बंकर मिलने पर समस्या का समाधान हो गया। हालांकि सीमावर्ती इलाकों में गोलाबारी से पशुओं के मारे जाने पर 50,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है और फसल खराब होने पर मुआवजा भी दिया जाता है। लेकिन इस योजना का फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। बड़ा नुकसान होया भैया, ये देखो ना, हमारी पशु कितनी मर गई हैं, कुछ नहीं मिला हमें। हमारे पशु हैं
गोलाबारी जब होती है तो हम कहाँ जाएं, हमारे पास ना तो बैंकर है, बैंकर कागजी कार्रवाई तो बोल रहे हैं सभी एक मतलब घर वालों को बैंकर है, लेकिन हमारे पास कोई नहीं है। अब बात कश्मीर की, उसी कश्मीर की जिसकी गोद में बनी डल झील पर शिकारे तैरते हैं, जिसकी घाटियों में लहलहाते ट्यूलिप उसकी पहचान है। भारत सरकार ने जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया है। इन शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी तेजी से की जा रही है। श्रीनगर मेट्रो की कुल लंबाई 54 किलोमीटर होगी। इसीलिए श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में मौजूद हैं मेट्रो मैन ई श्रीधरन। दिल्ली मेट्रो और अन्य महानगरों की तर्ज पर श्रीनगर और जम्मू में भी मेट्रो की नींव रखी जाएगी और इसकी जिम्मेदारी एक बार फिर डीएमआरसी और इंडिया के मेट्रो मैन कहे जाने वाले ई श्रीधरन के कंधों पर होगी। और इस तरीके से यहाँ पर आकर श्रीनगर में यहाँ पर इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की वो परिकल्पना रख रहे हैं और प्लानिंग एक कर रहे हैं। कश्मीर के लोग कहते हैं कि मेट्रो के आने से उनके शहर की तस्वीर और उनकी तकदीर बदलेगी, लेकिन अशांति से छुटकारा कब मिलेगा? लोकल ट्रांसपोर्ट इज अ प्रॉब्लम हियर। आई मीन अनलेस आपके पास अपना ट्रांसपोर्ट है तो देन इट्स ओके। बाकी लोकल ट्रांसपोर्ट का जो हम देखते हैं वो थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम है। इट विल बी अ बूस्ट डेफिनेटली। मेट्रो को लेकर आप क्या मतलब प्रूव करना चाहते हो? सबसे पहले बात है स्टेबिलिटी, पीस, एक आम इंसान सीकर अपने आप को सेव कर सके, मतलब फील कर सके, जो कि नहीं है, पॉसिबल नहीं है। श्रीनगर राज्य का वो शहर है जिसकी पहचान राज्य की राजनीतिक, सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर, लेकिन इसी राजधानी से बरसों पहले आतंकवाद के चलते कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होना पड़ा। कश्मीर छोड़कर चले गए पंडितों को वापस कश्मीर लाकर बसाने का प्रयास किया जा रहा है। यह है शेखपुरा कॉलोनी। सरकार की 6000 कश्मीरी पंडितों को मकान और सरकारी नौकरी देने की योजना है। 2008 से पहले विस्थापित पंडितों के लिए 3000 भर्तियां निकाली गईं। 2017 से पंडितों के मकान दिए जाने के काम में तेजी आई। ये हैं संजय। 2010 में वो श्रीनगर लौटकर रहने के लिए आए। पहले एक ही मकान में 2 परिवार रहते थे। 2016 में अलग मकान मिला। मैं पीएम पैकेज के थ्रू अपॉइंट हुए हैं। यहाँ पे 2-2 फैमिलियाँ एक क्वार्टर में रहते थे। अब जाके हमें मतलब 1 महीना पहले ही एक क्वार्टर मिला है फुल अकोमोडेशन, मगर इन क्वार्टरों की हालत इतनी बुरी है, यहाँ रहने के लायक नहीं है। अगर फैमिली को लाया जाए तो वो कहाँ पे रखेंगे हम? यहाँ पे पूरे कमरे में पानी टपक रहा है सर। संजय भट्ट को 2010 में मकान मिला था। वो इतना जर्जर हो चुका है कि छत से पानी टपकता रहता है। हमें पीएम पैकेज के थ्रू अपॉइंट हुए हैं। यहाँ पे 2-2 फैमिलियाँ एक क्वार्टर में रहते थे। अब जाके हमें मतलब 1 महीना पहले ही एक क्वार्टर मिला है फुल अकोमोडेशन, मगर इन क्वार्टरों की हालत इतनी बुरी है, यहाँ रहने के लायक नहीं है। अगर फैमिली को लाया जाए तो वो कहाँ पे रखेंगे हम? यहाँ पे पूरे कमरे में पानी टपक रहा है सर। शेखपुरा पंडित कॉलोनी में 100 और नए मकान बने हैं। घाटी में 10 कॉलोनियों में कुल 6000 परिवार बसाने का लक्ष्य अभी अधूरा है। हालांकि कुछ परिवार मकान तो ले रहे हैं लेकिन वापस नहीं लौट रहे। सर, ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है कि जो भी हम माइग्रेंट्स जम्मू से यहाँ पर ये हो गए हैं, रहे हैं, उनके लिए वो अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर रही हैं, रहने के लिए सुविधा, ताकि उनको प्रॉपर उनको जो है प्रोटेक्शन मिल सके। कश्मीर की इस विकास यात्रा में विस्थापितों को बसाने के प्रयास हैं तो नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने की बुनियाद भी रखी जा रही है। ये एक बेहतर कल और उभरते कश्मीर की बुनियाद है। पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के साथ साथ जम्मू में भी एम्स की बुनियाद रखी जा रही है। एक पहलू कश्मीर का ये भी है, लगातार यहाँ पर उन वारदातों के बावजूद ऐसा काम हो रहा है जो यहाँ के लोगों के लिए आने वाले दिनों में किसी वरदान से कम नहीं होगा। और उसी अहम कड़ी में एक हिस्सा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पुलवामा अवंतीपुरा की ये ब्रांच, और इसको 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये खाली जमीन नजर आती है और ऐसा लगेगा कि काम यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन अगर गौर से अगर इसको देखें तो इस पूरे 221 एकड़ की जमीन को यहाँ पर बाउंड्री बनाई जा चुकी है और 5 साल में इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
एम्स पुलवामा तैयार होने के बाद कुछ इस तरह नजर आएगा। ये एक एम्स मेडिकल बन रहा है जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। जैसे हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इन एवरी स्टेट एक एम्स पैटर्न पे, जो दिल्ली का एम्स है उसी पैटर्न पे बनने हैं इन एवरी स्टेट। तो J&K में 2 जगह बनेगा, ये जम्मू में बनेगा और श्रीनगर में बनेगा। श्रीनगर में अवंतीपुरा पास में जो है, श्रीनगर से करीब 30 किलोमीटर दूर है, या अवंतीपुरा में बनेगा, जिससे यहाँ के लोग, कश्मीर के लोगों को पूरा फ़ायदा हो सके और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की उनको सेवा मिल सके। मई के एंड तक इसका कंसेप्चुअल ड्राइंग फाइनल हो जाएंगी और इसका आर्किटेक्चर जो होगा वो कश्मीर से मेल खाता हुआ आर्किटेक्चर होगा। ये मतलब जिसमें ऊपर टॉप में स्नो गिरती है उसको भी निकालने का अरेंजमेंट होगा और वुडन का आर्किटेक्चर दिखाई देगा। ये 750 बेड के लिए बनाया जा रहा है। इलाके के लोग भी केंद्र सरकार की इस पहल से खुश हैं। कश्मीर की एक और पहचान है, वो है मसालों के सरताज केसर से बनी पहचान। कश्मीर के किसान की पहचान है केसर, और इसी केसर को दुनिया भर में मशहूर बनाने के लिए खोला गया एक खास संस्थान। दरअसल ये सेंटर, जो कि देश में अपने आप का अनूठा सेंटर है, वो एकमात्र जगह होगी जहां केसर की खेती से संबंधित सारी दिक्कतें दूर की जा सकेंगी। और एक तरफ तो यहां पर उसकी मार्केटिंग होगी और दूसरी ओर इन लोगों के बीच में ये पूरा का पूरा सेंटर एक संस्थान के रूप में काम करेगा। तमाम तरीके के विशेषज्ञ हैं यहां पर, जो यहां पर रहेंगे, अलग अलग तकनीकों के जरिए यहां पर लोगों को जानकारी देंगे केसर की खेती से संबंधित कि कैसे उगाया जाए, क्या दिक्कत आई जाए और कैसे मार्केट किया जाए। ये तस्वीरें हैं इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेनिंग सेंटर की। विश्व में इकलौता केंद्र है जहां केसर पर शोध किया जाता है। अक्टूबर के महीने में जब केसर की फसल आएगी तब से ये संस्थान काम करना शुरू करेगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में करीब 31,000 किसान हैं जो केसर की खेती करते हैं और 3,715 हेक्टेयर जमीन पर केसर की खेती की जाती है। ये जो इंस्टीट्यूशन है कि ये अंडर वन रूफ हर एक सोल्यूशन इसको मिल जाएगा कि एक तो हमारे कश्मीरी सैफरान की आइडेंटिटी बहाल हो जाएगी। इट विल हैव इट्स ओन ग्लोरी, कि जो इंटरनेशनल मार्केट में उसको प्राइसिंग नहीं मिल पाती थी और नेशनल मार्केट में उसको प्राइस अच्छा नहीं मिल पाता था, वो यहाँ पर आने से इसको मिल जाएगा। केसर पर शोध करने के लिए यहाँ आधुनिक मशीनें लगाई गई। ये हमारे पास ऑटोमेटिक मॉइस्चर मशीन है, क्योंकि सैफरान में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जी हम मॉइस्चर इसमें कितना है, ये बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गीला तो नहीं है। तो इस मशीन में डाल के हमें सिंपली एक ट्रे में डाल के इसको हम ढक्कन बंद करके एक बार हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। कश्मीर के केसर की गुणवत्ता और सर्टिफिकेशन के बाद उसे दुनिया भर में बेचा जा सकेगा और किसान बिचौलियों से बच सकेंगे। हमारा जो ग्रोवर होता था उसको एक राइट काइंड ऑफ प्राइस नहीं मिल पाता था, इसलिए वो बददिल हो जाता था कि ही वाज नॉट गेटिंग द राइट प्राइस इन द नेशनल इंटरनेशनल मार्केट्स के निस्बत से भी। उस लिहाज से जब उनको ईट मार्केटिंग खुद ही यहाँ पर सोल्यूशन हमने क्रिएट की हुई है ताकि वो खुद ही आ जाएं, पार्टिसिपेट ई मार्केटिंग में कर जाएं, उनको अच्छा प्राइस मिल जाएगा। जो उसको अदरवाइज इंटरमीडिएटरीज जो उनको बिचौलिए होते थे उनको खाते थे, एक्सप्लॉइट कर पाते थे, दैट सोल्यूशन इज गोइंग टू बी फॉर देम ओनली, इट विल ट्रांसफॉर्म देयर इकोनॉमी, दे विल गेट राइट काइंड ऑफ प्राइसेस। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बड़े प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं, लेकिन हिमालय के उस हिस्से का क्या हाल है जहां पूरे पठार है, जहां राज्य की 2% आबादी दुर्गम इलाकों में रहती है। पहले श्रीनगर से लेह लद्दाख का बजट जारी होता था और विकास कार्यों के लिए इजाजत मिलती थी। ऐसा ये दावा किया जा रहा है कि चाहे वो ऑटोनोमस हिल काउंसिल को शक्तियां देना हो या फिर अलग डिवीजन बनाना, ये फैसले ऐतिहासिक हैं और इनके बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि दूर दराज का क्षेत्र लेह लद्दाख अब भारत के विकास का भागीदार होगा। ये लेह लद्दाख के छात्र हैं जो जम्मू में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। पहले हमारा डिमांड ये था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता तो थोड़ा और अच्छा होता, वहाँ पे और ज़्यादा कॉलेजेस अंडर आते। लद्दाख की बात किया जाए तो 6 महीने तक कट ऑफ रहते हैं और आई थिंक उसी वजह से बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस होने चाहिए वो नहीं हो रहा है लद्दाख में। आई थिंक तो अभी थोड़ा बहुत करगिल के लोग यूनाइट हो गए थे, जिसकी वजह से थोड़ा भी करगिल को भी ध्यान दिया जा रहा है।
बाकी ज़्यादातर तो जम्मू और कश्मीर को दिया जाता है, लद्दाख को बिल्कुल नेगलेक्ट किया जा रहा है हर हिस्से में। कश्मीर में अब विकास का पहिया पहले से तेज घूमने लगा है। 3 क्षेत्रों में बटे प्रदेश के 2 उपेक्षित क्षेत्रों को लगता है कि अब उनकी ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन कश्मीर में जनता अब भी यही कहती है कि सरकार कश्मीर की बेहतरी के लिए सही कदम नहीं उठा रही।